हाय देरिन, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक हमेशा से मिलवाते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी, मुनफरिद सी, खूबसूरत सी शख्सियत से। बात करते हैं पाकिस्तान के झंडे की, तो ये दो रंगों का इम्तिजाज है जिसमें सफ़ेद रंग अक़लियतों को रिप्रेजेंट करता है। दस्तूर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं उन्हें बराबर हकूक़ हासिल हैं। हमारे आज के मेहमान इसका अमली नमूना है। पाकिस्तान की तारीख में दूसरे सिख पंजाब रुकन असेंबली हैं। इसके अलावा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती और इंसानी हकूक़ भी हैं। हम बात कर रहे हैं महेंद्र पाल सिंह की, जिनके साथ हम आज का पूरा दिन गुजारेंगे, जानेंगे उनकी ज़ात के हवाले से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने सियासी करियर का आगाज़ कैसे किया? सियासी करियर का आगाज़ मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से ISF से स्टार्ट किया। स्टूडेंट लाइफ में ही स्टूडेंट्स की जो हकूक़ है उनके लिए लड़ना शुरू किया, उनके लिए बात करने की स्ट्रगल की। अच्छा। तो जिससे फिर आस्ता आस्ता सिलसिला स्टार्ट हुआ और 2010 में मैं स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं मुल्तान शिफ्ट हो गया। वहाँ अपना बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ से जो है प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है माइनॉरिटीज़ की, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। पंजाब रुकन असेंबली बनने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या थे? मुझे पहली दफ़ा जो 2013 के इलेक्शन में मेरी नॉमिनेशन हुई, टिकट मिली, लेकिन उस वक्त मैं ना बन सका। 2018 में मुझे जब टिकट मिली और मैं MPA बना, कि यहाँ तक पहुँचने की ख्वाहिश थी कि हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान में अक़लियतों को उभारना है और पाकिस्तान में अक़लियतों को जो हकूक़ मिलते हैं हमें उसको पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म तक लेके जाना है। जिस तरह से करतारपुर राहदारी इमरान खान साहब ने ओत लेते ही उसका अनाउंस किया और पूरी दुनिया में उसका एक पैगाम किया कि पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए इस तरह के जो है इक़दामात हो रहे हैं। तो इसी चीज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों की जो अक़लियतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो पूरी दुनिया में एक तस्वीर पेश की गई है वो गलत है। हमें उस तस्वीर के अगेंस्ट जो असल तस्वीर है, जो यहाँ पे अक़लियतों के साथ जो मोहब्बत रवादारी के पेश आते हैं, हमें वो दिखाने की ज़रूरत है। उसके लिए बस कोशिशें शुरू की तब से। जी, आपको पाजी क्यों कहते हैं? जी पाजी क्योंकि रूटीन में पंजाबी ज़ुबान में भाई को कहते हैं। और मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जितने भी थे, चाहे वो मेरे जूनियर थे, चाहे वो मेरे सीनियर थे, इवन कि मेरे टीचर्स तक जो हमारे लेक्चरार्स थे, वो भी मुझे पाजी कहना शुरू हो गए। तो उस वजह से मैं पाजी से मशहूर हो गया। आपके बारे में कहा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा मज़ाहिब के त्यौहार मनाते हैं, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। मैं असल में मेरा मज़हब जो है वो इंसानियत है और मैं मुसलमानों के साथ मुसलमानों की ईदें मनाता हूँ, हिंदुओं के साथ होली दिवाली मनाता हूँ और क्रिश्चियंस के साथ जो है वो मैं क्रिसमस और ईस्टर मनाता हूँ। तो कोई भी त्यौहार हो, मेरा त्यौहार को मनाना सिर्फ इंसानों को खुशी देना है कि अगर हम इंसानों को खुशी देंगे तो उसके तख्लीक़कार को खुशी होगी। हम सिर्फ खुशी इंसानों को देने के लिए मैं ये करता हूँ। अच्छा पाजी, आप क्या वाकई समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनको बराबरी दी जा रही है? देखिए, पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं वो यहाँ पे उस लिहाज से बिल्कुल आज़ाद हैं। हम अपने मजहबी तरीक़ाकार से
अपनी मजहबी जो है इबादत करने के लिए हम इबादत गाहों में जाते हैं, हम अपने मजहबी तरीक़ा से रहते हैं। देखिए मेरी एग्जांपल है कि यहाँ पे कोई हिंदू है तो वो टीका लगा सकते हैं। अक्सर आपने प्रोग्राम में देखा हो कि हिंदू टीका भी लगा लेते हैं। मैं पगड़ी बांध के रखता हूँ, मेरे मज़हब में दाढ़ी फ़र्ज़ है, मैं दाढ़ी रखता हूँ, मैं अपनी ड्रेस कोड में रहता हूँ, मैं गुरुद्वारे जाके वहाँ पे अपनी तरीके से इबादत कर सकता हूँ। तो इससे ज़्यादा आज़ादी और क्या होती है। लेकिन देखिए अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती भी है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह से हमारे माइंडसेट हुए वो गरीब और अमीर की है। गरीब चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, उसके साथ वो रवैया इख्तियार हुआ, और चाहे अमीर है तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हुकूमती इक़दाम की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो है इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तालीमी निज़ाम है कि हम तालीमी निज़ाम को भी ठीक करें। इसी तरह से तमाम तर निज़ाम को हम कोशिश करेंगे कि वो बराबरी का निज़ाम हो जिसमें अमीर और गरीब का फ़र्क ना हो। आपने हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर पाकिस्तान के परचम वाली पगड़ी पहनी थी, क्या वजह थी इसकी? अगर आप इस चीज़ को देखें तो मैं पाकिस्तान को बहुत प्यार करता हूँ, और आपको मेरी गाड़ी पे नज़र आएगा कि सामने मेरी गाड़ी के फ्रंट पे पाकिस्तान का परचम पड़ा हुआ है। तो मेरी पहचान, बेशक मैं सिख हूँ लेकिन मेरी पहचान पाकिस्तान है। ये धरती मेरी माँ है। इस धरती की मिट्टी के से बने से उगे हुए अनाज जो है वो मैंने खाए हैं। तो मैं अपनी धरती के साथ मुझे प्यार है। वो प्यार मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कितनी मोहब्बत और वफादारी है। इसलिए मैं हमेशा पाकिस्तान का जो झंडे वाली पगड़ी है, जब भी कोई ऐसी तकरीब हो तो मैं वो ज़रूर बांधता हूँ। हम आज कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? हम आज गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं। यहाँ पे गुरु रामदास जी का जन्म स्थान है, जो चौथे गुरु हैं, जिनकी वजह से गोल्डन टेम्पल जो दरबार साहब है अमृतसर में, वो उन्हीं की वजह से मशहूर है। और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा रश जो है गोल्डन टेम्पल में आज के दिन इसी त्यौहार के ऊपर गोल्डन टेम्पल में होता है। लेकिन वो उनका जन्म स्थान नहीं है, वो जाए पैदाइश नहीं है। जाए पैदाइश वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो यहाँ पे लाहौर में आज ही उनकी चौथे गुरु रामदास जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो हम उसी की तकरीब में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टीशन के वक्त आप इंडिया क्यों नहीं चले गए, पाकिस्तान में क्यों रहे? पार्टीशन के वक्त एक्चुअली हम फाटा में रहते थे, और फाटा में हम जिस तरह से अपने इलाके में रहते थे, लोगों के साथ जो प्यार मोहब्बत ताल्लुक़ था, तो उस ताल्लुक़ को हमने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के वहाँ जब हमारे साथ मुसलमान रहते उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो उन्होंने हमें रोका कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको यहाँ से हिंदुस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे वालिद साहब, मेरी दादी, मेरे दादाजी की वफ़ात हो चुकी थी, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। इसका मतलब तो ये है कि आप पश्तो भी बोल लेते हैं? जी बिल्कुल, हम पठान सीख हैं और पश्तो भी बोल लेता हूँ। पश्तो के अलावा और कितनी ज़बानें आपको आती हैं? मुझे पश्तो के अलावा पंजाबी क्योंकि यहाँ की पंजाब की हमारी ज़बान है, उर्दू है, हिंद को बोल लेता हूँ, सराइकी बोल लेता हूँ, मारवाड़ी समझ लेता हूँ, सिंधी समझ लेता हूँ। मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हैं वो पाकिस्तान की वो मैं समझ लेता हूँ। और सबसे जो खूबसूरत बात है, क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, तो पंजाब की सारी जितनी भी है वो पोटहारी है, वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, फैसलाबाद की है, गुजरांवाला की है, सियालकोट की है, मुल्तान की, खानेवाल की, जितनी ये ज़बानें पंजाबी हैं वो मैं तकरीबन सारी बोलता हूँ। MP हॉस्टल से हम जन्म स्थान गुरु रामदास जी चूना मंडी पहुंचे, जहां हमने सिख मजहब के चौथे गुरु रामदास जी के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत की। नानक से जागन के रसना ना उचारने, मित देश ना पेख भुलने, उठे नगर गंधर्व जिन्नी सच आराध्या।
member National Commission for Minorities and member Pakistan Sikh गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जनाब डॉक्टर ममपाल सिंह साहब ने और महेंद्र पाल सिंह ने शुरा से खिताब किया। फतेह का जवाब गजवत के देना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं समुचिया संगतां नूं धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी के पावन पवित्र प्रकाश पुरब की लखां करोड़ां अते अरबां वाली बधाई 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 देता हाँ। फतेह की प्रवानगी बख्शी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहले समूह संगतां नूं छोटी सुल्तान गुरु रामदास के प्रकाश दिवस की लख लख ते बधाइयां दिंदा हाँ। अज के दिहाड़े पाकिस्तान सूबा प्रबंधक कमेटी वैक्यूम ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और गुरु रामदास जी सेवा कमेटी धन्यवाद की हकदार है जिन्होंने इन्हें बेहतरीन जो तरीके के नाल इंतजाम किए, संगतां लई लंगर चलाया, संगतां लई इस किस्म का कीर्तन। मैं रागी सिंघा दा, मैं गुरु घर के ग्रंथी साहबाना का भी धन्यवाद करता हाँ। मैं अज के दिन एक गल करना चाहांगा, एक मीडिया हाजिर है, मैं मीडिया को भी धन्यवाद करांगा कि वो इस गुरपुरब में शामिल हुए हैं। अज के दिन मैं दसना चाहता हाँ जिहड़े लोग प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान में अखीर आज़ाद नहीं हैं, वो अज के दिन गुरु रामदास के चरणों में आके देख लैन कि अज इत्थे मुसलमान भी बैठे हैं, अज इत्थे क्रिश्चियन कम्यूनिटी भी बैठी है, अज इत्थे हिंदू परिवार भी बैठे हैं, इत्थे सिख कम्यूनिटी सारे नाल मिल के गुरु रामदास जी का जन्म गुरपुरब मना रहे हैं। जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उन्होंने अज यह मौका है कि आके गुरु साहब के चरणों में माफ़ी मांग लैन, क्योंकि पाकिस्तान में सारिया कम्यूनिटियां आज़ाद हैं, सारी जितनी भी माइनॉरिटी है वो अपने तरीके के नाल अपने त्यौहार मनाते हैं, अपने मजहबी दिन मनाते हैं और बड़े अच्छे तरीके नाल पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की से भी हिस्सा ले रहे हैं। साढ़े कोल अज इतने ओल्ड ड्राइविंग के बच्चे बैठे हैं, साढ़े कोल इतने प्रिंटर भी बैठे हैं, पाकिस्तान के हर शोबे में डॉक्टर भी बैठे हैं, पाकिस्तान में प्रोफेसर कल्याण सिंह इतने बैठे हैं। मैं मुख्तलिफ हर शोबे के सिख अज मौजूद ने, क्रिश्चियन मौजूद ने, पाकिस्तान की फौज के हरचरण सिंह वर्गे मेजर भी मौजूद हैं और मैं अज इस गल से उनका प्रोपेगेंडा करने वाले का मुंह बंद करना चाहता हाँ। गुरुद्वारे की कमेटी की जानिब से हमें सरोपा पहनाया गया। गुरुद्वारे में हमने लंगर भी किया। गुरुद्वारे से हम महेंद्र पाल सिंह जी के ऑफिस गए। गुरुद्वारे का मकसद क्या होता है? गुरुद्वारा जो है वो इबादत गाह है। हम एक जिस तरह से नमाज जो है बाजमात अदा करने में एक सवाब की वो होती है, इसी तरह से अगर गुरुद्वारे में भी हम सब इकट्ठे होकर इबादत करें तो उस संगत जो है सब इकट्ठी होती है तो उसमें ज़्यादा बरकत के लिए किया जाता है। इसलिए गुरुद्वारा में खुतबा होता है, गुरुद्वारा में इकट्ठे दुआ होती है, इज्तिमाई दुआ होती है, तो उसके लिए सब इकट्ठे होते हैं। गुरुद्वारा जो है गुरु का द्वार है जहाँ पे गुरु मौजूद होता है और गुरु की हाज़िरी में सब हम मिल के दुआ करते हैं, इबादत करते हैं। जो जिसको हम सजदा कर रहे थे वो गुरु ग्रंथ साहब हमारी बुक थी, होली बुक थी, हम उसको गुरु मानते हैं। तो उसके ज़रिए हम मतलब अल्लाह ताला को हम जो है सजदा करते हैं तो वो गुरु के ज़रिए करते हैं। आज आपके चौथे गुरु का जन्मदिन है और गुरुद्वारे में उसकी हमने ये तकरीब भी देखी, सबकी गैदरिंग भी देखी, बड़ा अच्छा लगा। इस गैदरिंग की अहमियत क्या है? इस अहमियत जो है संगत को, हमारे जो 10वें गुरु हैं उन्होंने संगत को गुरु का रूप का दर्जा दिया है कि जब
संगत बैठ जाएगी, सब इकट्ठे होंगे किसी भी मकसद के लिए, वो मकसद पाक माना जाएगा। वो मकसद तो कोई भी संगत फैसला करेगी, मिल के जब फैसला करेगी कंसेंसस के साथ, तो उस गुरु का हुक्म सबर किया जाता है कि जब संगत इकट्ठी होकर फैसला करेगी वही फैसला गुरु का होगा। कभी आपने पाकिस्तान में रहते हुए खुद को अक़लियत महसूस किया है? जी नहीं, मैंने कभी एज ए पाकिस्तानी तो मैंने कभी भी अक़लियत खुद को महसूस नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान के आइन में तो हमारे लिए कोई ऐसी जो है मनफी शिक नहीं है। पाकिस्तान के किसी कानून में तो हमें जो है अक़लियत तौर पे या हमें दूसरे दर्जे का शहरी तो नहीं करार दिया, लेकिन बाज़ अवक़ात शहरियों के आपस में तनाज़ा होते हैं और हम उसको मजहबी रंग दे देते हैं, तो उससे शायद ऐसा मैसेज जाता है कि वो अक़लियत जो है इस वजह से वो शिकार हैं। मैं समझता हूँ कि ज़रूर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह से वो, और वो पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में भी अक़लियतों के साथ ज़्यादती होती है, दूसरे बड़े जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पूरी अक़लियतों के साथ जुल्म करार दे दें या पूरी हम रियासत का अक़लियतों के साथ जुल्म करार दे दें, ऐसा नहीं है। वो एक आधे बंदे की वजह से हम पूरे मुल्क को बुरा नहीं कह सकते। करतारपुर राहदारी एक बहुत ही अहसन कदम है हुकूमत पाकिस्तान का, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ करतारपुर राहदारी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उसकी जो इनिशिएटिव लिया, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है वो इज़्ज़त बनी और हमारी खारजा पॉलिसी जो है वहीं से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई कि आपको पूरी दुनिया में एम्बेसडर्स मिले सिखों की सूरत में जिन्होंने पाकिस्तान की आवाज़ उठाई। और करतारपुर राहदारी की वजह से सिख मुस्लिम दोस्ती का बड़ा एक खूबसूरत जो चेहरा था वो सामने आया, जो शायद प्रोपेगेंडा और नफरत की वजह से वो छुपा हुआ था। और सिख मुस्लिम दोस्ती की जब दुनिया से सिख करतारपुर राहदारी के लिए यहाँ आए पाकिस्तान, जब वो वापस गए, उन्होंने पाकिस्तान वापस जाने से पहले जो पाकिस्तानी शहरियों से जो मोहब्बत ली, जब वो वापस जा रहे थे वो रोते हुए जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सिर्फ इनिशिएटिव लिया और इसकी तस्वीर दुनिया को दिखाई, लेकिन वो जो प्यार मोहब्बत था वो सिर्फ छुपा हुआ था, वो हमेशा मौजूद रहा पाकिस्तान में, अवाम का भी और गवर्नमेंट्स का भी। आप समझते हैं करतारपुर राहदारी पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ती का एक अच्छा इक़दाम है? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने तो बहुत अच्छा एक कोशिश की और उन्होंने पहली स्पीच में ये बात कही कि एक कदम आप बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान करतारपुर राहदारी एक जो हम तो चाहते थे कि अमन राहदारी बने, ये जो पुल है ये सीमट बजरी और सरियों का ना हो, ये दिलों की मोहब्बतों का हो, ये अमन का हो, ये प्यार का हो, लेकिन हिंदुस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी करतारपुर राहदारी के ज़रिए लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। उसकी यही वजह है कि उनके दिल में बुग़्ज़ है और वो बुग़्ज़ इसी तरह से जो है नफ़रत की सूरत में निकाल रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सिखों की इबादत गाहें हैं, मजहबी जगह हैं, वो महफूज हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में वो महफूज हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान से गुजारा प्रबंधक कमेटी और वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड उनको देख रही है। और उसकी जिस तरह से जब यहाँ से सिख चले गए, हिंदुस्तान चले गए और पाकिस्तान में सिख मौजूद नहीं थे, तो उनकी उस तरीके से जो है सफाई और उनकी रेनोवेशन ना हो सकी। लेकिन अब जो है 1999 के बाद पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी पाकिस्तान में और उन्होंने गुरुद्वारों की जो रेनोवेशन वो स्टार्ट की। अब तकरीबन हमारे पास 25-26 गुरुद्वारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, बन चुके हैं और वहाँ पे इबादत भी चल रही है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है आपकी और अभी 11 बजने से आपको कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं। इतनी आपकी ऑफिस की मसरूफियात, आपके प्रोफेशन की, आपकी मिनिस्ट्री की, उसके बाद फिर आपके दोस्ताना, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, सबको अपनी अपनी जगह किस तरह से वक्त देते हैं? बड़ा मुश्किल होता है और बाज़ अवक़ात मैं आपकी चैनल की से कहना चाहता हूँ कि सब बाज़ अवक़ात मीटिंग में बैठे हों और लोगों की आपको कॉल्स आ जाएँ और आप कॉल अटेंड ना करें, तो बाद में फिर उनको भी बताना पड़ता है कि मैं मीटिंग में था, मीटिंग में मौजूद है, तो ज़ाहिर बात है आप इखलाकी तौर पर कॉल अटेंड नहीं कर सकते। बाद में फिर उनसे भी बात करें, उनकी भी सुन लें, फिर उनको सारा दिन ऑफिस देखिए, किसी लोगों का कोई मसला होता है, कोई मसला होता है, ऑफिस के मसले होते हैं, तो उनको हल करने के लिए
जो है हम ऑफिस टाइम को यूज़ करते हैं। ऑफिस टाइम इतना कम होता है कि मीटिंग भी अटेंड करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ लाइफ हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए भी निकालना पड़ता है, दोस्तों के लिए भी निकालना पड़ता है, फैमिली के लिए भी निकालना पड़ता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए सारा टाइम पाकिस्तान। जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ की क्रिकेट टीम में ऑल राउंडर के तौर पर शामिल थे, खेलते रहे, कैसे मुमकिन हुआ ये सब? जी, मैं बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन था, खेलता था, और क्रिकेट को मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज के तौर पे रखा था। लेकिन जब मुझे IBA में MBA में एडमिशन लेना था, तो मेरे मार्क्स कम थे, तो फिर मैंने क्रिकेट का सहारा लिया और मेरे ट्रायल हुए और मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में भी खेला और मैं साथ पढ़ता भी रहा। तो मुझे एडमिशन जो है वो स्पोर्ट्स बेस पे मिला था पंजाब यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते थे क्या? जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स जो है मैं समझता हूँ तारक अजीज़ साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो उनका कॉल था कि जो बंदा सियासत नहीं करता वो शायद इंसान ही नहीं है, इंसान सियासत के बगैर नहीं है। और कोई भी मज़हब जो है वो आपको सियासत सिखाता है, और हमारे मज़हब में भी जो हमारे आखिरी गुरु साहब के 52 हुक्म है, 52 वचन है उनके, उनमें एक है कि राजनीति पढ़नी ते हिस्सा लेना। तो राजनीति जो है वो जो मज़हब जो हमें सिखाते हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लोगों की मैनेजमेंट करते हैं, दो लड़ाए हुए को राज़ी करते हैं, तो वो सियासत कहलाती है, मजहबी सियासत कहलाती है। तो वो हमारे मुझे तो ख़ानदान से ही मिली है। सियासत में तो आप आ गए, लेकिन PTI से, इमरान खान साहब से वाबस्तगी कैसे पैदा हुई? देखिए, क्रिकेट शुरू से एक हिस्सा था, ज़िंदगी का हिस्सा सा, क्रिकेट खेलते थे। तो जब वर्ल्ड कप इमरान खान साहब ने जीता तो इमरान खान साहब के साथ एक मेंटली अटैचमेंट हो गई। फिर शौकत खानम की जो उन्होंने कैंपेन चलाई, मैं बहुत छोटा था, मैं उसका भी हिस्सा था, तो खान साहब के साथ एक वो मेंटलिटी जो है वो चलती रही। और बहरहाल जब मैं प्योरली स्टूडेंट सियासत में आया तो ISF ज्वाइन की। मैं पंजाब असम्बली का ISF का बिल्कुल अकेला मेंबर हूँ। ISF से कोई भी मेंबर पंजाब असम्बली में मेरे सिवा मौजूद नहीं है। तो ज़ाहिर बात है इमरान खान को ही चॉइस करना था, और वैसे भी जो पीपल पार्टी थी और मुस्लिम लीग नून थी वो काफ़ी आजमाई हुई थी, और उनको आजमाना मैं समझता था कि वो मुनासिब नहीं था। ज़माना तालिबे इल्मी में किस तरह के तालिबे इल्म थे? होनहार थे, शरारती थे, तेज़ तरार थे, या बस किताबी कीड़े थे? किताबी कीड़ा तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। अगर किताबी कीड़ा होता तो मुझे मेरा ख्याल है मेरिट पे एडमिशन मिल जाता। मैं बहुत सादा सा, बहुत सिंपल सा, और ऐसा था कि शायद मैं बोलता ही नहीं था। अब जितना मुझे बोलना पड़ता है तो मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि मैं अगर हम मेरी इंटरमीडिएट तक लाइफ देखें तो मुझे कोई ऐसे घूर के देख लेता तो मैं रोने लग पड़ता था, इतना मासूम सा था। लेकिन वक्त ने फिर ऐसा कर दिया। हंसी मज़ाक भी है आपकी तबीयत में, ये कैसी ज़िंदगी को इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप कैसे डील कर लेते हैं? मेरे बारे में मशहूर है कि मैं अपने ऊपर ही लतीफ़े सुनाना शुरू कर देता हूँ, सिखों के ऊपर लतीफ़े सुनाना शुरू करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को 2 लम्हे खुशी के दे दें, मुस्कुराहट के दे दें, तो इससे बेहतर जो है ज़िंदगी और कोई नहीं है। इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि हंसता रहूँ और हंसाता रहूँ, और इसी तरह से खुशी से सबकी ज़िंदगी गुजरती रहे। आपने अपना जो किरदार बतौर पार्लियामानी सेक्रेटरी अक़लियत और इंसानी हकूक़ जो अपना किरदार अदा किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और मज़ीद आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर इंसानी हकूक़ की बात करें तो हमारे पास सबसे जो बड़ा मामला था वो कश्मीर का था। कश्मीर में जिस तरह से ख़िलाफ़ वर्जी हुई, और हिंदुस्तान ने जिस तरह से कश्मीरी के ऊपर जुल्म ढाए, और उसके साथ साथ जो अक़लीती अमूर की अगर बात करूँ तो करतारपुर राहदारी पे जिस तरह से हिंदुस्तान ने नेगेटिव सियासत की, प्रोपेगेंडा किया, तो मैं हमेशा इस करतारपुर के ऊपर हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान की तरफ से मैं काउंटर करता रहा। और कश्मीर के ऊपर मैं कश्मीर में जुल्म और ज़्यादती होती थी उसके ऊपर मैं बात करता रहा। तो मुझे इंसानी हकूक़ और माइनॉरिटी अफेयर के साथ साथ
मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैं कश्मीर कमेटी का भी साथ मेंबर बना, और अब मैं कश्मीर पाकिस्तान की जो हमारी पंजाब की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है कश्मीर इश्यूज़ पे, मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो मैं सिंपल सी बात है कि एज ए पार्लियामानी सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर बहुत काम करने का मज़ा आया, और मुझे ऐसी फील्ड मिली जिसमें बहुत सारे काम की ज़रूरत थी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इमेज बिल्ड करने में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला इसमें। जिस सिख अक़लियत इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है और उनके साथ जिस किस्म की उनकी हक तलफी की जा रही है, इस सिलसिले में आप पाकिस्तान में रहते हुए और पाकिस्तान का शहरी होते हुए अपना किरदार किस तरीके से अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जब पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज हम पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से अक़लियतें आज़ाद है, तो हिंदुस्तान के लोग इस चीज़ को बहुत एक अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि वो आज़ादी जो पाकिस्तान में सिखों को मिली है वो हिंदुस्तान में नहीं है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में खालिस्तान की तहरीक जो है वो लगातार चल रही है। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब कश्मीर डे के मौका पर जो ह्यूमन राइट डे के ऊपर जो है कश्मीर के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई और लोग जो है राशन खाना पीने का सामान कश्मीर लेके चले। इसी तरह से पिछले दिनों जब हिंदुस्तान का आज़ादी का दिन था, आज़ादी के दिन पे पंजाब के अंदर एक डीसी ऑफिस के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा उतार के वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया। यही वजह है कि जब भी जिस मुल्क में अक़लियतें आज़ाद नहीं होती वहाँ पे अक़लियतों का रिएक्शन ज़रूर आता है, और हिंदुस्तान की तरफ में भी जहाँ आसाम है या खालिस्तान की बात होती है, दूसरे सूबों की बात है, अगर हम बंगाल की बात करें तो हमेशा इसलिए उनसे जो है वो बगावतों की आवाज़ें आ रही होती हैं। और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि हिंदुस्तान बहुत जल्द जो है वो टुकड़े टुकड़े होने वाला है। पाकिस्तान के पहले सिख थे आप जिसने यूरोपियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, ये सब एहसास, ये सब तजुर्बा कैसा था आपके लिए? मैं जब पहली दफ़ा यूरोपियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गया तो मैंने वहाँ देखा कि वो जो प्रोग्राम था वो इंडियन लॉबी का था, और वो टोटल तकरीबन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। और जब मैंने पाकिस्तान के हक़ में स्पीच की, माइनॉरिटीज़ के लिए स्पीच की, तो एक अजीब सा वो जो एक मिशन था उनका, एक प्रोग्राम जो रखा हुआ था, एक मकसद था, वो मकसद उनका टूट गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पाकिस्तान को बदनाम करने में जो एक लॉबी चल रही थी, मैं उसमें मैं पहुंचा और मैंने पाकिस्तान की तरफ से हिस्सा लिया और पाकिस्तान की बदनामी को मैंने बचाया। तो मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र था, मेरे लिए एहसास की बात थी कि मैं एक सिविलियन फ़ौजी के तौर पे पाकिस्तान की मैंने नुमाइंदगी की। वज़ारत बराए इंसानी हकूक़ और अक़लियत, इस इंटरव्यू में जब आपने अपीयर होना था तो आप 5 मिनट लेट हो गए थे, जिसकी वजह से ये जो वज़ारत है ये आपसे छूट गई। मुझे तो हैरानी हो रही है कि सिटी 42 जो है इतने नाजुक ख़बरों तक पहुंच जाती है। मैं सलाम पेश करता हूँ सिटी 42 को, लेकिन मैं उस दिन इंटरव्यू में मैं नहीं आ सका था, मैं बीमार था, मैं मुल्तान में ही था, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बाकी खबर आप ज़्यादा बेहतर जानती है, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन क्या इस इंटरव्यू के लिए आप ज़हनी तौर पर और हर तरह से तैयार थे? हाँ, इंटरव्यू के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मुल्तान में था और मेरी तबीयत डिस्टर्ब थी, तो जिसकी वजह से मैं लाहौर नहीं आ सका। हमारी जनरेशन को कोई पैगाम आप देना चाहें? मैं पाकिस्तान की अवाम के लिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि एक पैगाम दें कि हम पाकिस्तान में बजाय हम तफरीक करने के, मजहबी तफरीक या मसल की तफरीक करने के, हम एक दूसरे को मोहब्बत करें, हम एक दूसरे को प्यार करें, और ख़ास तौर पे हम अपनी आर्मी को प्यार करें। क्योंकि इस वक्त जो वार चल रही है, अगर हम देखें तो 5th जनरेशन वार है, उसमें क्या होता है कि जो आपको अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ भड़का दिया जाता है, अपनी गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ भड़का दिया जाता है, तो आप इस तरीके से वो करते हैं। दुनिया में तमाम मुल्क में जो है ऊँच नहीं आती है, लेकिन हम कभी भी अपनी आर्मी को, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं होते। तो मैं इस हवाले से हमेशा पाकिस्तानी कौम को कहता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें। तख्लीक सब खुदा की है, अल्लाह की है, तो हम सिर्फ ये देख के कि किसी को प्यार करें
कि वो अल्लाह की तख्लीक है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो नफ़रतें ख़त्म हो सकती हैं और अमन बरकरार हो सकता है। बचपन के हवाले से बात की जाए, आपके बचपन को जानने की कोशिश करें तो कैसा बचपन था आपका? मैंने पहले ही बताया, मैं बचपन में बहुत सादा सा था और बिल्कुल मोटू सा पेटू सा वो था। और जो है स्कूल जाना तो रोना, ज़्यादातर मतलब मेरे इस तरह की एक है थी। तो बड़ा अच्छा बचपन था, माँ बाप का बड़ा प्यार मिला। लेकिन एक चीज़ थी कि शुरू से ही वालिद साहब ने मेहनत करनी सिखाई, खुद भी मेहनत करते थे, मैंने भी मेहनत की। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई छुट्टियाँ, जो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, मैंने कभी भी तफरी में नहीं गुजारी। मैं काम करता था, वालिद साहब के साथ भी काम करता था, वैसे भी काम करता था। तो पूरी ज़िंदगी जो है मेहनत करके गुजारी है। तो पूरी ज़िंदगी यादें हैं, बचपन की यादें हैं। बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो? सीमा जाटा तो पता होना चाहिए कि जट जड़े ने और लड़ाई वास्ते तैयार रहते थे। लड़ता बहुत था, भाई से भी लड़ पड़ता था, बाहर भी लड़ पड़ता था। मार खाना ये ज़िंदगी का हिस्सा था। पूरी ज़िंदगी जो है ऐसी गुजारी है। और बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ तक भी मैं लड़ाई के लिए तैयार होता था, कोई लड़ाई मिल जाए लड़ने के लिए। लेकिन अब ऐसी उसमें आ गए कि अब बिल्कुल उसके उल्ट चल रहे हैं। हम लोगों को लड़ने से रोकते हैं, अमन पे बात करते हैं कि अमन, प्यार, मोहब्बत किसकी तरफ। पहले तो मेरा ख्याल है सबके बचपन ही ऐसे गुजरते हैं कि उस वक्त वो बदमाश टाइप के बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब समझ आती है तो सब जो है कोशिश करते हैं कि लड़ना नहीं। म्यूज़िक भी सुनते हैं? हाँ, म्यूज़िक सुनता भी रहा हूँ। अब तो वक्त ही नहीं होता, लेकिन म्यूज़िक सुनता भी रहा हूँ क्योंकि मजहबी फैमिली से तल्लुक़ था। कीर्तन भी करता था गुरुद्वारे में, तबला भी बजाता था, हारमोनियम भी बजाता था। गुरुद्वारे में वालिद साहब के हेड ग्रंथी थे ननकाना साहब, तो गुरुद्वारे में तकरीबन जिम्मेदारी वालिद साहब की होती थी, तो उनके साथ हेल्प करवाने में हमने फिर वो सब काम किया। कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तमन्ना जो पूरी ना हुई और दिल में अभी भी तड़प हो कि ये पूरी हो जाए? मैंने जो भी ख्वाहिश की है, मैं ख्वाहिश डायरेक्ट अल्लाह के हुजूर करता हूँ और उनसे दुआ करता हूँ। तो मेरी या तो वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी हुई है, अगर नहीं पूरी हो सकी तो उसमें मुझे खैर की जो एक सबक है वो ज़रूर मिला है। तो अगर कोई काम नहीं हुआ तो मुझे उसका सबक ज़रूर है कि अगर ये हो जाता तो शायद मुझे नुकसान होता। बहुत सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में नहीं मिली जिसकी वजह से फिर मुझे समझ आई कि मुझे क्यों नहीं मिली और उसी में बेहतरी थी। ऑफिस से हम महिंदर साहब के कज़न, नामवर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड मेंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डॉक्टर ममपाल सिंह के घर खाने की दावत पर पहुंचे। डॉक्टर साहब, महिंदर जी कैसे भाई हैं, कैसे कज़न हैं? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये भाई नहीं, हमारा बहुत बड़ा असासा है। महिंदर भाई में जो खूबियाँ हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। उम्र में ये मुझसे छोटे हैं, ओहदे में ये मुझसे बड़े हैं, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बल्कि अपने कौम के लिए कभी इस चीज़ को शो नहीं किया कि मैं कोई मेंबर पंजाब असम्बली हूँ या मैं कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ। वो हम सब में मिल बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, हमारे फंक्शन में शामिल होते हैं। दुख दर्द में हमारे साथी पहले भी थे, अभी भी हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिख कौम के लिए एक बहुत बड़ा एक असासा है और सिख कौम के लिए ये एक फ़ख्र है बीइंग अ पाकिस्तानी कि वो हम सब में और पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करते हैं और फिर हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये तो वो बातें हो गई जो आज के वक्त की है, प्रोफेशन की बातें हैं, सियासत की बातें हैं। फैमिली में जब छोटे होते थे, आपस में खेलते होते थे, वो वक्त कैसे गुजरता होता था एक दूसरे के साथ? महिंदर, चूँकि हमारा साहब महिंदर पाल सिंह है, ये हमारा पालू है। और पालू जब भी इनकी जो बहुत अच्छी शौक़ में थे, उसमें एक खेल भी था और जिसके अंदर ये क्रिकेट के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, और जब ये स्टेज पे आते थे
और जब कोई भी बॉलिंग करवाता था तो एक दफ़ा वो ज़रूर सोचता था कि आगे पालू खड़ा है, क्योंकि जब भी हमें जीतने के लिए मुश्किल मराहल में होते थे तो हमेशा पालू हमारा साथ देता था। पालू पढ़ाई में भी अच्छा था, पालू खेल कूद में भी अच्छा था, और पालू शुरू से जज्बाती भी था कि जब भी कोई बात आती थी जायज़ नाजायज़ नहीं, उस पर यह जज्बात में भी आते थे। और सबसे प्यारी बात ये कि हमारे सिखों के अंदर ये एक बहुत जॉली बच्चा है। ये वो जॉली बच्चा है कि जिसके साथ कभी आप बैठे कभी आप बोर नहीं होंगे, चाहे वो झुकते हैं आप एक दूसरे के लगाएं, चाहे आप इससे कोई इन्फॉर्मेशन के लेवल पे बात करें। सो मैं समझता हूँ कि पालू हमारा आज भी वही पालू छोटा सा जिसको हमारे सामने बड़े होते हुए हमने देखा है, ये हमारा फैमिली मेम्बर भी है, शुरू से हम इकट्ठे रहे भी हैं, और मैं समझता हूँ कि अब वो पालू हमारी एक शान बन चुका है। दोस्ताना नेचर है आपकी। फैमिली के बच्चों में कितने मकबूल हैं? मैं जब यहाँ डॉक्टर साहब के घर पे भी आता हूँ तो क्योंकि इनकी छोटी भाभी मेरी बहन है, तो सारे बच्चे अचानक से शोर डालना शुरू कर देते हैं, पालू मामू आ गए। मैं बचपन से मेरा नाम पालू के नाम से मैं मशहूर था, मेरे बहुत सारे नाम ऐसे चले। तो मैं जब आता हूँ, बैठता हूँ, खाना खाता हूँ तो सब मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे साथ खाना खा रहे होते हैं, हम इकट्ठे बैठ के। वो एक बड़ा एक अच्छा वो होता है कि जब मैं फैमिली में जब भी जाता हूँ, अपने घर वाले साहब के घर चला जाऊँ, इधर आ जाऊँ, तो बच्चे सब मुझे मेरे साथ हो जाए और मैं इनके साथ खेलता हूँ। मैं समझता हूँ कि इंसान को वक्त के साथ बस उतना चेंज होना चाहिए, बाकी इंसान को अपनी जो नेचर है ना, वो जैसे नेचुरल है बंदे को वैसे नेचुरल रहना चाहिए। नेचुरल बंदा रहता है तो काबिल कबूल होता है, जब बंदा ज़्यादा चेंज होना शुरू कर दे तो फिर कबूल भी नहीं होता। बहन भाइयों में अगर कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो क्या आपसे हर कोई मशवरा लेता है? जी बिल्कुल, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन तकरीबन वाला साहब भी भाई भी मेरे साथ मशवरा करते हैं, और ये उनकी देखिए फ़ैसला करने का हक़ जो है वो तो बड़ों को ही होता है और वही करते हैं। हाँ, तकरीबन ये होता है कि जब मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो तकरीबन वो फ़ैसला कर देते हैं। ज़िंदगी में कभी मनमानी की है आपने? जी मनमानी वो तो जैसे कहा कि जज्बाती है, तो जहाँ पे नाजायज़ बात पे मैं अड़ जाता हूँ वो तो मैं अपनी मनवाता हूँ, मनवा के ही छोड़ता हूँ। क्या बात है। दोस्तों, महेंद्र पाल सिंह को उनकी फैमिली के साथ छोड़कर अब हम उन्हें अलविदा कहकर बाहर आ चुके हुए हैं। आज का दिन बहुत ही अमेजिंग था। आपसे मुलाकात होती रहेगी फिर एक नए अमेजिंग से गेस्ट के साथ। हमारा शो ज़रूर देखते रहिएगा और अपना बहुत ही प्यारा सा फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।